सो हेलो एवरीवन। सो आज है हमारे साथ शुभम कुमार फ्रॉम दी पटना। शुभम यार, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे कितने स्कोर बन रहे हैं और आगे का तुम्हारा ड्रीम प्लान क्या है। सर अभी तो नीट एग्जाम खत्म हुआ है। 7-10 मैंने जोड़ा है सर। और हाँ। होप है सर कि एम्स मिल पाए। अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। नहीं मतलब एक होगा ना कि सर एम्स दिल्ली जाना है, फिर सेकंड प्रायोरिटी आपने क्या रखा है। सर वही MAMC है सर, एमएमसी क्योंकि मतलब वही बच्चे ज्यादा सर। बिहार के कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है, मतलब आउट ऑफ बिहार जाना है। ये सर मार्क्स अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ही नहीं खोना है। जरूरी है। नहीं नहीं जरूरी है। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था शुभम। सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। ये ड्रॉप किया फोर्थ था। अटेम्प्ट। तो मतलब इस बार तो करो या मरो वाला हाल हो गया था, मतलब किसी भी हालत में करना ही है। यस सर। तो फैमिली वालों की तरफ से सपोर्ट कैसा मिला आपको जब फोर्थ अटेम्प्ट आप थे तो। सर पिछले साल तो एकदम हालत खराब था सर। मतलब हर चीज ट्राई करके देख लिए थे, BAMS BDS वेटनरी। बहुत सारे लोगों से बात किए थे, हर कुछ करके देख लिए थे, लेकिन हम्म। मन नहीं भर रहा था सर। तो पापा बोले कि कर लो, एक बार और मौका देते हैं तुमको। हाँ। अगर कर पाए तो अच्छा है, तो फिर देखेंगे, नहीं तो कुछ और। तो ट्राई किए सर, पूरा मेहनत किए, हो गया। तो शुभम तुम्हारा मतलब पूरा जो चार जो आपने ड्रॉप बोला उसमें आपका पहले में कितना नंबर आया था, सेकंड में कितना आया था, एक बार बता सकते हो। सर 4 अटेम्प्ट मैंने दिया है, जिसमें कि फर्स्ट टाइम मेरा 396 मार्क्स था। ठीक है। और सेकंड टाइम में 482 था। थर्ड टाइम में 583 था, और इस बार 710 है सर। 580 से सीधा आपका 710। तो मतलब इस यस साल ही तो आपने कुछ अनोखा किया होगा ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे आने के बाद है ना वो सोचते हैं कि यार छोड़ो बीएमएस ले लेता हूँ और मैं फील्ड से बाहर रह जाऊंगा। ऐसा आपको भी तो मन किया होगा ना। यस सर। मतलब पिछले ऐसे तो कट ऑफ ऐसी जाती थी कि BSU से भी BMS मिल जाता था, लेकिन हाँ। इस बार तो बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई, तो वो सपना तो टूट गया। तो नॉर्मल कॉलेज BAMS का लेने से अच्छा सोची कि एक बार और तैयारी ही करना चाहिए। और एग्जैक्टली। मेहनत किए सर। तो ये बस वही सब है। 710 वाली जो जर्नी थी इसमें ना मतलब डेली आपका क्या रूटीन था, एक बार डेली रूटीन बताना। सर मतलब ऐसा था कि जो साल भर मैंने पढ़ाई करी है उसमें तो रोज 9-10 घंटे, 8-9 घंटे मिनिमम पढ़ाई तो होनी ही चाहिए थी। बस सेल्फ जो स्टडी। लास्ट मंथ, हाँ सेल्फ स्टडी। और जो हाँ। लास्ट मंथ की मेरी जो थी स्टडी प्लान, उसमें 11-12 घंटे सर कंसिस्टेंट 30-35 दिनों से मैं पढ़ रहा था लगातार। हम्म। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बस। हाँ, तो अभी थोड़ा सब्जेक्ट वाइज के बारे में बात करते हैं यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट। यस आपकी सर। फिजिक्स का स्ट्रैटेजी क्या था, फिजिक्स में आपने क्या, क्योंकि इस बार ही क्या होता कि जिसने अगर एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी होती फिजिक्स में, कहीं ना कहीं वो तो मतलब हिला होता। तो फिजिक्स को लेकर आपका अप्रोच क्या था। सर मेरा शुरू से फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट होने के बावजूद भी मतलब फिजिक्स पढ़ना बहुत मजेदार लगता था सर। हाँ। तो बस वही है कि फर्स्ट टाइम जो टीचर से क्लास में पढ़ते हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। और हाँ। अगर वो बहुत अच्छे टीचर मिल जाएं और बहुत अच्छे से वो समझ पाए, कॉन्सेप्ट्स को हम्म। इमेजिन कर पाए, तो NCERT के जो लाइंस दिए हुए रहते हैं सर, वो भी अच्छे से समझ में आते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और और सर न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। हाँ। वही सब है सर। और NCERT मैंने पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर पढ़ा था सर, बस। और उसके अलावा पूरी NCERT अभी पढ़ने नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे देखते हैं बच्चे जो है ना अलग अलग किताब खरीद लेते हैं, हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, है ना। आपने कौन सी किताब न्यूमेरिकल्स के लिए की थी। सर शुरू में तो कोचिंग का मॉड्यूल था सर मेरा, वो कर लिए। और हाँ। उसके बाद NCERT सब बोलते हैं एग्जाम्पलर वगैरह, मैंने कुछ नहीं बनाया था सर। हाँ। मतलब NCERT के बाहर ज्यादा कुछ जाता ही नहीं है पेपर, तो इसीलिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था। बस वही कोचिंग वोचिंग के कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस थे, बस वही एक्स्ट्रा में, और और कुछ मैं नहीं। अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग की बात हो रही है उनके फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप की बात हो रही है, जो 710 नंबर वाला जो जर्नी है ना, इसमें किसी प्रकार का भी कोचिंग इन्होंने नहीं किया है, मतलब विदाउट कोचिंग ये 710 नंबर ला रहे हैं। ये सेल्फ बिलीव था, है ना। मतलब सुबह में क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं 4 5 5 साल वो कोचिंग में पैसे एकदम वेस्ट कर देते हैं, है ना। मतलब ये आपको सर भी। हाँ बताइए। मैंने भी किया ही है सर। मतलब शुरू शुरू 11th 12th में तो जरूरी होता है, उसमें तो कोचिंग के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि वो हाँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम होता है। उस टाइम अच्छे टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। हाँ। और उसके बाद आप खुद भी मेहनत करके जब एक बार आप सीख गए, तो आप कर सकते हैं आगे खुद से। नीट में असली गेम तो अपने मेहनत का ही है कि हम कितना ज्यादा अपना आउटपुट लगा पा रहे हैं, इनपुट हम कितना दे पा रहे हैं। बहुत बारी होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग पर डिपेंडेंट होते हैं कि वही हमारा सिलेक्शन करवा देंगे। लेकिन शुभम से सबसे बड़ी चीज सीखने को हमको क्या मिल रही है कि कोचिंग वाले ना इनिशियल रोल प्ले करते हैं, टीचर इनिशियल रोल प्ले करता है, लेकिन अंत में दौड़ना अपने को खुद ही है।
यार अब केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में क्या रहा है अप्रोच आपका? सर जैसे फर्स्ट टाइम वही जो 11th-12th के टाइम तो जो होता है वो नोट्स, मॉड्यूल हाँ, वो सब तो करते ही हैं। हाँ, तो वो तो करना ही चाहिए, मॉड्यूल हाँ, के क्वेश्चंस भी बनाने चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन सर मेरा कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हाँ, तो अगर जिसके मार्क्स सर 5, 60, 70 यहाँ पे अटकते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहता है, हुँ, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता अच्छे से। एग्ज़ैक्टली। तो सर मैंने तो लास्ट में मतलब इस साल मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी रीडिंग मारी है, मतलब 8 से 9 बार हर चैप्टर मैंने रीडिंग कर लिया है क्या एनसीईआरटी का बात है! केमिस्ट्री का। हुँ, हुँ, यस सर, और हर लाइन का पॉइंट मैंने बगल में लिख दिया सब कुछ ताकि लास्ट में जल्दी-जल्दी रिवीजन हो पाए। हाँ, बस सर यही, और बाकी 1-2 बार जो मेरे नोट्स बने हुए थे ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी, हुँ, और नोट्स जो बने हुए थे ऑर्गेनिक के वो मैं पलटता रहता था कभी-कभी। हुँ। बस बाकी तो सिर्फ एनसीईआरटी सर। मतलब मोटा-मोटी आपने रिवीजन फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया क्योंकि आपका ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब थोड़ा वीक यस सर। सेक्शन पे बैठते हैं, तुम तो भाई डॉक्टर बनने वाले हो अभी, तो यार बायोलॉजी में तो दबा के रखना है अपने को, है ना? यस सर। तो बायोलॉजी को लेकर इस साल पिछली बारी बायोलॉजी में कितने नंबर थे और अभी कितने नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में? सर पिछले साल बायोलॉजी में 302 नंबर थे, इस बार हाँ, 355 है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। 355 नंबर आ रहे हैं मतलब। तो बायोलॉजी में तुमने क्या स्ट्रैटेजी चेंज किया? इस बार का अप्रोच बायोलॉजी को लेकर आपका क्या था? सर मतलब बायोलॉजी मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब मेहनत, बार-बार रिवीजन चाहिए सर बायोलॉजी के लिए। और वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो ईज़ी होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री हुँ, में, अगर एक बार आपको आ गया तो आ गया। लेकिन हुँ, बायोलॉजी में बार-बार जो रिवीजन होती है उसमें मेहनत लगती है और वही हुँ, मैं सही से कर नहीं पा रहा था एक्चुअली। हुँ, हुँ, तो जब आप एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ते हो, मतलब मैंने भी कम से कम 15-20 बार ज़रूर पढ़ा है हर चैप्टर हुँ, को। हुँ, तो और उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, फिर जो क्वेश्चन्स होते थे, तो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने में भी बोरिंग लगता है सर थोड़ा बहुत हाँ, बायोलॉजी में। तो हुँ, उसके लिए सर मैंने आपका वीडियो वॉच किया था सर यूट्यूब पे। वो 100 क्वेश्चन का सीरीज़ आया था और फुल सिलेबस का भी टेस्ट आया था। हाँ। तो सर वो उसमें मज़ा भी आता था और लगता था कि शायद कि सारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्योंकि तो एक एनसीईआरटी तो सैटिस्फैक्शन था। पूरे नीट की तरह ही पेपर बनाते थे ना, ऐसा जस्ट फील द नीट की तरह पेपर था। मतलब प्रैक्टिस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया इस बारी सिलेक्शन करवाने में। यस ये सर। ये शुभम बच्चे ना समझते नहीं है, वो ना साल भर मैं देखता हूँ, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक है ना वो 10 घंटे की मैराथन देखते हैं कि मतलब कंप्लीट बायोलॉजी हमें ना आज पढ़ ही लेंगे। वो अल्टीमेटली वो काम नहीं आता है। मतलब मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो बिकॉज़ प्रैक्टिस से तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम कितने पानी में हो। जैसे कि शुभम ने किया है लास्ट में आके दबा के प्रैक्टिस। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना प्रैक्टिस से बहुत डरते हैं, तुमको भी डर लगा होगा। यस सर, बहुत लगता था। तो इस हाँ इससे सर। कैसे ओवरकम करते हैं? सर मतलब सर ऐसे लास्ट में तो उम्मीद जब खत्म हो जाता है तो खुद ही मेहनत होने लगता है, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और सर कुछ मोटिवेशन भी चाहिए होता है कि अच्छे से काम वाम हो। पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, बिना पर्पस के भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस हुँ। सर। अच्छा मतलब वही मेरे प्रैक्टिस में तुम्हारे 100 में से कितने सवाल करेक्ट होते थे? सर काफ़ी होते थे सर, और जो नहीं होते थे उस उनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और दिन में कभी भी टाइम मिला तो एक बार देख लिए बस। मेरा बहुत सिंपल 5 सा 5-6 हो सकते हैं सर। मेरा बहुत सिंपल सा अप्रोच है जिससे कि मेरा खुद 352 था बायोलॉजी में। तो मैं यही मानता हूँ कि बच्चों को हर मैं सारे बच्चों को यही कहता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। और इस बारे में नीट में भी वही देखने को मिला जिस सिली मिस्टेक हुआ रहेगा जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। यस सर, और वही। बायोलॉजी में तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही करवाया गया है ना? मतलब यही चीज़ है। तो ये हो गई हमारे पास अभी पूरा तो जब तुम एग्ज़ाम दे के आए तो घर का माहौल क्या था? घर पापा ने पूछा होगा ना कि और शुभम क्या नंबर बन रहा है? सर एग्ज़ाम हॉल से तो बाहर आए थे तो कन्फर्म था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तैयारी हाँ, अच्छी थी। हाँ, तो गाड़ी पे बैठे घर आए, फिर मिलाने का एकदम जल्दी-जल्दी था, तो हाँ, यूट्यूब पे स्ट्रीम चल रहा था सबका, तो उससे मिलाए। तो हाँ, 2-3 सब्जेक्ट मिलाए फिर छोड़ दिए, फिर रात को आंसर की आ गई, बहुत हाँ, सारे कोचिंग वगैरह की। हाँ, तो सर मेरी मम्मी बैठी हुई थी बगल में और मैं मिला रहा था, तो सही होते जा रहे, सही होते जा रहे, सही होते जा रहे क्वेश्चंस, तो लास्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुआ, एक फिज़िक्स और एक बायो का। हाँ। तो 710 आए, तो सबको बताए, सब लोग बहुत खुश हुए। बोले यार बहुत और हम लोग को बहुत खुशी हुआ। सच बताऊँ मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि यार इतने मेहनत करने के बाद मतलब बिना कोचिंग का आपने मतलब यूट्यूब जैसे रिसोर्स को यूज़ करके लास्ट अटेम्प्ट में क्योंकि ये ऐसा अटेम्प्ट होता है ना बच्चे आधे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे से अगर नहीं हुआ तो क्या करें? तो इस स्टेट को आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा जब लास्ट अब 4th अटेम्प्ट था आपका तो? सर मेरे हिसाब से जो आस-पास के आपके फ्रेंड्स होते हैं, कंपनी होती है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हुँ, सब मोटिवेटेड होने चाहिए पढ़ाई करने वाले। और दूसरा सर ये एक था कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो
थोड़ा नया अप्रोच लेके पढ़ना चाहिए। वही कि बार-बार उसी को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। हुँ, थोड़ा-सा नया सोचना चाहिए उसके बारे में, एन्जॉय करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हालाँकि बार-बार एक ही चीज़ पढ़ना तो बोरिंग होता ही है। हुँ, हुँ। तो सर यही सब है। तो नया अप्रोच इन द सेंस मतलब कैसे? जैसे कि अगर मेरे को तो भाई चैप्टर तो वही है ना मेरा, अप्रोच यस कैसे सर। बदलते हैं? मैं जो पिछले साल नहीं किया आपने वो इस साल ट्राई करो। जैसे कि मैंने पिछले साल एनसीईआरटी को वैल्यू नहीं किया था। मतलब मैं हुँ, करता ही नहीं था एनसीईआरटी को वैल्यू जो उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मैंने देखा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के किसी न किसी पॉइंट से ही होता है। एग्ज़ैक्टली हाँ। कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन वहीं से आता है। तो सर उसके बाद सारे चैप्टर की एनसीईआरटी मैंने 2-3 बार पढ़ी। 2-3 बार पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि मुझे बार-बार पढ़ना चाहिए, उसे मैंने साइड में लिख दिया और हुँ, सर उसी को रिवीज़न करते हुए मैं गया। मतलब देर से इसके दिमाग खुला लेकिन दिमाग खुला अल्टीमेटली जो बच्चे 11th से अभी 12th में मूविंग है, जो 10th से 11th में मूविंग है, कल ही सीबीएसई वालों का रिज़ल्ट आया है। देखो बहुत बड़ी शुभम ने बात बोली है कि आपको एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी अगर ठीक से पढ़ लोगे ना बिकॉज़ ये है ना आपको प्रॉपर्ली आईना दिखा रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है अभी। तो नहीं ये बहुत बढ़िया आपने बात बोला कि हमको अप्रोच बदल के चीज़ों को करना चाहिए। और अल्टीमेटली प्रैक्टिस जितना हो सके बच्चों करो बिकॉज़ वही प्रैक्टिस आपको समझ में आए कि तुम्हारा एक्चुअली तुम कितने पानी में हो अभी, है ना? और जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 25 के लिए उनको आप क्या कहना चाहोगे? एक अपनी आखिरी वचन बताओ। वही सर मेरा तो यही है सर कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए पहली बात, बोरिंग फ़ील नहीं होता है पढ़ाई करने में। हाँ, तो अच्छे पढ़ने वाले दोस्त होने चाहिए और सर मम्मी-पापा से रेगुलरली बात करते रहना चाहिए, वो एग्ज़ैक्टली। बहुत हुँ, ज़रूरी होता है। और हुँ। सर मेरा मोटिवेशन कुछ-कुछ था सर, मैं मतलब सुबह उठता था तो मैं बस यही सोचता था कि अभी मेरे मम्मी-पापा क्या कर रहे होंगे? मतलब वो अपना काम कर रहे होंगे, तो मुझे हाँ, भी उन्हीं की तरह 8-9 घंटे की अपनी जो भी काम है, आज का जो भी काम है वो कंप्लीट करना है बस। तो हाँ, इसी तरह से छोटा-छोटा चीज़ करके मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है बस और प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा क्योंकि सर नीट में कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम आने लगा है, वो प्रैक्टिस से ही ज़्यादा पेपर आ रहा है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ मैंने बताऊँ शुभम तो हमने सितंबर से प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। मैं भी उनको और यही सर कहता हूँ कि हाँ, बताओ। एक चीज़ और कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए ताकि हाँ, मल्टीपल हाँ। रिविज़न्स हम कर सकें। ये मैं बच्चों को ज़रूरी यही होता कहता है हूँ कि क्योंकि लास्ट हाँ, दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लो कि आपको मल्टीपल फिर रिवीजन का टाइम मिल जाए। यस सर क्योंकि लास्ट में बिल्कुल। बहुत पैनिक हो जाता है सर, बहुत बड़ा हुँ, हुँ। सिलेबस हो जाता है, हाँ। बहुत टेंशन हो जाती है। सो जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो ये तो अभी छोटा-सा इंटरव्यू है, इसका बहुत बड़ा इंटरव्यू है ना 14 जून के बाद आने वाला है, जहाँ पे डिटेल्ड ब्रेकडाउन होगा। बस अभी ये उनके लिए है ना जो बच्चे अभी जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल शुभम जिन्होंने 4th अटेम्प्ट लेकर 710 नंबर लाया। उन्होंने कुछ मेजर बातें बताई है। क्या? कि आपका मोटिवेशन आपको बना के रखना है, आपको ये समझ के रखना है कि यार मुझे एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना है। कम टाइम में सिलेबस कर लो और प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ अ सिंपल रिक्वायरमेंट ऑफ योर नीट एग्जाम। और इस बारी तो डिलीटेड पोर्शंस भी थोड़ा ज़्यादा हैं और नीट में कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो कहीं न कहीं पेपर आपको ईज़ी देखने को मिल सकता है 25 के अंदर। सो थैंक यू शुभम फॉर बीइंग इन थैंक यू द सर, कॉल। हम लोग बहुत बड़ा इसका इंटरव्यू करेंगे ब्रेकडाउन 14 जून के बाद। ये उन बच्चों के लिए था जो अभी बस अभी 25 की जर्नी शुरू कर रहे हैं। ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर। शुभम, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।